हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मुझे मालूम है कि आपको इस क्लास का बहुत इंतजार था। जीएसटी अमेंडमेंट, राइट। देखिए, टैक्स का पेपर हमेशा से अमेंडमेंट को बहुत वेटेज देता है और टैक्सेशन में अमेंडमेंट समय समय पर आता भी रहता है। सच पूछिए तो ऑन एन एवरेज टैक्सेशन के पेपर में लगभग 30% रीसेंट अमेंडमेंट से कवर किया जाता है। तो बहुत हाई वेटेज है, बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको। यानी अगर हमें अमेंडमेंट्स आते हैं अच्छे से तो बहुत हद तक हम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तो मजे से तैयार हैं और इनफैक्ट ये हमें बहुत अच्छा स्कोर भी करा सकता है। तो इनकम टैक्स अमेंडमेंट तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। अब आप देखने जा रहे हैं जीएसटी के अमेंडमेंट, राइट। तो हम लोग जीएसटी के जितने अमेंडेड प्रोविजंस हैं वो देखेंगे, रीसेंट जो सर्कुलर्स आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो देखेंगे और फिर उसके बाद उन पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, राइट, ताकि एकदम से प्रोविजन हमारे अंदर घुस जाए और एग्जाम में वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आए या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आए, उस अमेंडमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से उसे सॉल्व कर पाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट क्या है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2026। एक बात बताइए, जीएसटी कंपनसेशन सेस ये जो आया था, जिस दिन जीएसटी स्टार्ट हुआ था उस दिन ये आया था और 5 सालों के लिए आया था। जीएसटी कब आया था? जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। यहां से 5 सालों के लिए कहा गया था कि हम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे और फिर सरकार ने कहा कि उसके बाद हम बंद कर देंगे। यानी ये कब तक के लिए था? 30 जून 2022। जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या? ये भारी भरकम वाला जीएसटी है जो कि लग्जरी गुड्स पे और डीमेरिट गुड्स पे लगाया जाता है। लग्जरी गुड्स जैसे कि कार, डीमेरिट गुड्स जैसे कि पान मसाला, सिगरेट, इन सब पे ये लगाया जाता है। लेकिन इसका जो परसेंटेज है ये बहुत ही हाई है, राइट। इट इज 40%, 60% एट टाइम्स। तो गवर्नमेंट को जीएसटी कंपनसेशन सेस से भी बहुत बड़ी रेवेन्यू आ रही है। और मैं आपको बताऊं, जब भी गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू का सोर्स क्रिएट हो जाता है ना तो उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही इसकी डेडलाइन आई कि 2022 में ये खत्म होने वाला है, तब तक उसके पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। कब तक के लिए कर रहे हैं? 31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा पास्ट में भी कर चुकी है कि गवर्नमेंट कहती है ये छोटी सी चीज अलग से टैक्स पे टैक्स या समथिंग लाइक दैट हम लगाएंगे। हालांकि जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो टैक्स पे टैक्स नहीं है, ये किस पे लगता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही लगता है। जिस अमाउंट पे जीएसटी आप लगाते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाते हो, उसी अमाउंट पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। लेकिन इसको मैं कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं एक बार एजुकेशन सेस से जो इनकम टैक्स में लगता है। पता है, इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस आया था 2004 में 2% के रेट पे। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे देश की ना शिक्षा व्यवस्था बड़ी बेकार है, हम लोग इसको इंप्रूव कर देंगे, 2% आपसे टैक्स पे टैक्स लेंगे सिर्फ 2 सालों के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेस लगाया, पब्लिक ने भी एक्सेप्ट किया कि भाई सही है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, टैक्स पे टैक्स ही तो देना है 2% का, चलिए दे दिया जाएगा, राइट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एजुकेशन सेस को ईसी को ईसी एंड एसएचईसी बना दिया, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 2007 में, और रेट कर दिया 3%। मतलब बंद तो किया नहीं, जारी है अभी, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद 2018 में इसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दिया 4% के रेट पे 2018 में, और ये चला आ रहा है। तो बेसिकली ये चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, गवर्नमेंट कभी भी कोई भी रेवेन्यू अचानक से बंद तो करती नहीं है, या तो उसका एक अल्टरनेटिव बना लेती है और अदरवाइज वो कंटिन्यू करता है। तो बस आपको अभी ये अमेंडमेंट याद रखना है कि 31 मार्च 2026 तक के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लागू है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्या होगा 2026 में? जीएसटी कंपनसेशन सेस
बंद हो जाएगा उस समय या आगे फिर जारी होगा। तो दो ही चीजें, या तो जीएसटी कंपनसेशन सेस कंटिन्यू रहेगा और नहीं तो जीएसटी कंपनसेशन सेस जितना लग रहा है आज उतना ही उस आइटम का जिसपे भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लग रहा है उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी उतने से आईजीएसटी बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल जीएसटी के रेट्स हैं उसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा इससे। यस, दिस वुड हैपन। अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू फॉरगो देयर रेवेन्यू, राइट। तो आपको तो पता ही है कि एक जीएसटी का स्लैब ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक रेट जिसपे अभी तक कोई भी आइटम को लाया नहीं गया। जैसे 28% के बाद जीएसटी रेट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 40%। यू मस्ट बी नोइंग दिस। जब हम आपको रेट बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि जीएसटी का रेट 40% तक हो सकता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये सारे प्रोडक्ट को 40% पे गवर्नमेंट ले जाए। चलिए दूसरी अमेंडमेंट देखते हैं। No supply of service by the insured to the insurance company in lieu of new claim bonus offered by the said insurance company to him। क्या चीज है ये बताता हूं आपको। जब आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो अपनी गाड़ी के लिए तो उसकी प्रीमियम मान लीजिए है 10,000 रुपया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो गाड़ी लड़ेगी भिड़ेगी तो आप क्या कर सकते हो, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने साल भर कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपकी नो क्लेम बोनस क्लेम कर सकते हो। यू कैन क्लेम नो क्लेम बोनस, कि भाई हमने साल भर कोई भी क्लेम नहीं लिया तो अगले साल की जो प्रीमियम है वो 10,000 रुपया नहीं लेंगे। मान लीजिए नो क्लेम बोनस कंपनी अलाउ कर रही है आपको 1,200 रुपया, तो आपसे 8,800 रुपया ही लिया जाएगा अगले साल इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे। ये बात समझ में आई क्या होता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और साल भर कोई क्लेम नहीं लिया, आपकी गाड़ी लड़ी भिड़ी नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ऐसे क्लाइंट अच्छे क्लाइंट हैं जो लड़ाते भिड़ाते भी नहीं है, इंश्योरेंस भी कराते हैं। एक बात बताइए, इंश्योरेंस कंपनी कौन से क्लाइंट को पकड़ने में खुश होती है? जो लोग अपनी गाड़ी लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, क्लेम लेते रहते हैं, या जो क्लेम नहीं लेते हैं। ऑब्वियसली जो क्लेम नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है, कहती है कहीं वो दूसरे कंपनी से ना करा ले इंश्योरेंस। तो कहती है कि अब तुम नो क्लेम बोनस क्लेम कर सकते हो क्योंकि तुमने पिछले साल कोई क्लेम नहीं लिया, तो इस साल की हम तुम्हारी प्रीमियम कम कर देंगे, राइट। तो अब यहां इशू क्या है राइज हुआ, पहले वो बताते हैं, फिर आगे आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या अमेंडमेंट है। ये रही इंश्योरेंस कंपनी और ये है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस कराया है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को क्या देती है सर्विस? इंश्योरेंस सर्विस देती है, जिसके बदले में इंश्योर्ड क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी को? इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो उठ रहा था वो ये उठ रहा था कि क्या इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को भी एक सर्विस दे रहा है जिसका नाम है नॉट क्लेमिंग। नॉट क्लेमिंग मतलब कि उसने कोई भी क्लेम नहीं किया, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को क्या दिया? नो क्लेम बोनस। आपको कि नॉट क्लेमिंग एक गुड्स या सर्विस हो सकती है, ये दिमाग में भी कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बताऊं, शेड्यूल 2 में पता है क्या लिखा हुआ है? एग्रीइंग, मैं वो लाइन लिखता हूं ताकि आपको याद आए, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, agreeing to obligation to refrain from act is service। इसी में लिखा हुआ था कुछ बर्दाश्त करना भी सर्विस है, अगर आपको याद आ जाए तो। शेड्यूल 2 में है कि अगर आप किसी एक्टिविटी से, कोई काम करने से मना कर देते हो, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो ये भी एक सर्विस है। इसका एग्जाम्पल आपको याद दिलाए तो याद आ जाएगा। एक इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है, उसने मेरा इंटीरियर डेकोरेशन किया मेरे घर का, ठीक है, बड़ा सुंदर सा किया, और उसके लिए उसने इंटीरियर डेकोरेशन के लिए चार्ज किया 60 लाख रुपीस फॉर माई इंटायर फ्लैट। लेकिन इतना खूबसूरत फ्लैट बना दिया है ना कि पूरी सोसाइटी से जितने लोग भी मेरे फ्लैट में आते हैं कहते हैं वाह राज भाई
क्या इंटीरियर डेकोरेशन है, बड़ी खुशी मिलती है, मुझे लगता है यार 60 लाख रुपया मेरा वसूल हो गया। लेकिन मुझे मन ही मन एक डर भी लगता है कि यही इंटीरियर डेकोरेटर अगर इसी सोसाइटी में किसी और का इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया तो लोग जो मेरी तारीफ करते हैं उसकी जगह कोई और भी आ जाएगा तारीफ पाने वाला, फिर वो जो मेरा ग्लैमर है वो कम हो जाएगा। तो मैंने उस इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया, मैंने उसे 60 लाख रुपए दिए थे इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए। क्या ये सर्विस दी है उसने इंटीरियर डेकोरेशन करने की? हाँ। अब मैंने उसके साथ एक दूसरा एग्रीमेंट किया जिसमें कहा कि तुम किसी और फ्लैट का इस सोसाइटी में इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करोगे, और इस बात के पकड़ो 30 लाख रुपए और। ध्यान दीजिए, हमने 30 लाख रुपया कुछ ना करने का उसको दिया है। हमने कहा तुम इस सोसाइटी में किसी और का इंटीरियर डेकोरेशन मत करना, ये लो 30 लाख रुपए। उसने कहा नहीं करने का 30 लाख रुपए, एग्रीमेंट साइन कर देता है। तो ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए भी जो उसे पैसा मिला है वो सर्विस का पैसा मिला है। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज एन सर्विस। आ गया शेड्यूल 2 याद में। देखिए अब मुझे क्या करना पड़ता है ना, अमेंडमेंट पढ़ाते समय एक और बड़ी टेंशन लेनी पड़ती है कि आपको ओरिजिनल लॉ से रिलेट करते हुए सारी बात बताए, नहीं तो आपको ओरिजिनल अगर याद ही नहीं है तो आप कहोगे मुझे समझ में नहीं आई बात। ये बात याद आ गई, शेड्यूल 2 में था। अच्छा, उन सभी बच्चों से मैं फिर से निवेदन करने जा रहा हूं कि अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रोविजन लगता है कि आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो तो आई बिलीव आपको परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं, और आपको फिर से पूरा का पूरा जीएसटी का सीरीज देखने की आवश्यकता है, राइट। और जो बच्चे अमेंडमेंट देखने आए हैं और उन्हें ये बात नहीं मालूम है तो उनको बता दूं कि जीएसटी का पूरा लेक्चर यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, जीएसटी की फुल सीरीज अवेलेबल है, राइट। और इनकम टैक्स की भी फुल सीरीज अवेलेबल है, राइट। इनकम टैक्स की तो एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग जो अभी ताजा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी अपलोड होते जा रही है रेगुलरली। तो आप उसकी मदद लीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए एग्जाम में, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर कोई बोनस क्लेम नहीं कर, कोई भी साल भर में रिफ्रेन कर रहा है फ्रॉम मेकिंग एनी क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, नॉट मेकिंग इंश्योरेंस क्लेम, नॉट टेकिंग इंश्योरेंस क्लेम, ये लिख देते हैं भाई। अगर इंश्योर्ड ने नॉट टेकिंग इंश्योरेंस क्लेम किया है, कुछ नहीं किया है, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसको नो क्लेम बोनस दे रही है, तो बात ये आ रही है कि क्या ये सर्विस कहलाएगा शेड्यूल 2 के हिसाब से। तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि नॉट टेकिंग इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इज नॉट ऑब्लिगेटरी। आप इंश्योरेंस क्लेम ना क्लेम करें ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब ये बात आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करना ही नहीं है। अरे आप लड़ा के क्लेम कर लीजिए ना, कोई मना थोड़ी ना किया है। आप गाड़ी लड़ाइए, इंश्योरेंस क्लेम कीजिए क्लेम। ऑब्लिगेशन नहीं ना है कि आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। आपने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया ये एक अलग विषय है। आप ऑब्लिगेशन में कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात हो जाती है। तो ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने क्लेम नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस चीज को न करने की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने किसी और का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन थी, वो कर भी नहीं सकता है। क्या गाड़ी में इंश्योरेंस क्लेम आपने पिछले साल नहीं लिया क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं लड़ी, तो क्या वो ऑब्लिगेशन थी आपकी कि आपको लेना ही नहीं है? अरे नहीं भाई, इंश्योरेंस कराए इसलिए थे कि हम क्लेम लें, तो ये ऑब्लिगेशन नहीं थी। और इसलिए कह रहा है ये शेड्यूल 2 के हिसाब से ये सर्विस नहीं हुई। अब आपको सबको बात समझ में आ गई होगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 दिस इज नॉट सर्विस, ठीक है। एंड देयरफॉर ये जो नो क्लेम बोनस है इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी, इसलिए इस नो क्लेम बोनस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी, राइट। यानी अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर प्रीमियम है 50,000 रुपीज मान लेते हैं गाड़ी का, इसमें से आता है नो क्लेम बोनस मान लेते हैं 5,000 रुपया,
ये आया कितना, 45,000 रुपया। तो आपका जीएसटी कितने पे लगेगा, इस 45,000 पे। राइट तो इस नो क्लेम बोनस पे कोई जीएसटी नहीं होगा, तो यानी ये आपको डिडक्ट करने के लिए मिल जाएगा। और 45,000 रुपये यानी प्रीमियम अगर इंश्योरेंस कंपनी की 50,000 रुपये है, नो क्लेम बोनस उसने दिया 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। राइट ऐसा नहीं होगा कि 50,000 रुपए के पूरे प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा और फिर नो क्लेम बोनस घटाया जाएगा, ये नहीं होगा। दिस इज नाउ व्हाट इज टू बी डन, ये है अमेंडमेंट। आई होप आप सबको मजा आ रहा है, ठीक है। और अगर मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे भी बताइए ना, ठीक है। अपने तक ये बात क्यों रख रहे हैं, प्लीज ऑल्सो लेट मी नो कि यू आर एंजॉइंग दिस, ठीक है। डू आई नीड टू रीड दिस, ये अंग्रेजी पढ़ें, नहीं छोड़ देते हैं, अंग्रेजी पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। आपको भी मेरी भाषा समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट, फॉलोइंग न्यू सर्विसेज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये सर्विसेज भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। पहले इस पे टैक्स लगता था, आइए देखिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। एक्चुअली में पॉसिबल ऐसा भी है कि आप कहेंगे सर ये तो सर्विस एग्जेम्प्ट थी, तो एक्चुअली एंट्री नंबर्स जो हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट है, जैसे कुछ जोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे में डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज में बुक पोस्ट पे पहले भी जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें और ऐड कर दी गई है ना, इसलिए ये अमेंडमेंट के साथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस, पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड। अब आजकल के जमाने के बच्चे पोस्ट कार्ड देखे नहीं है, इसलिए आपको दिखा भी देते हैं पोस्ट कार्ड कैसा होता है। तो ये पोस्ट कार्ड पे जीएसटी नहीं है। इनलैंड लेटर, ठीक है, ये चिट्ठी देख लीजिए, इस पे भी जीएसटी नहीं है। बुक पोस्ट, बुक पोस्ट क्या होता है, डाक विभाग की एक कोरियर, डाक विभाग क्या करता है, कोरियर सर्विस भी तो देता ही है, ठीक है। डाक विभाग में बुक पोस्ट नाम की एक सर्विस चलती है। पता है बुक पोस्ट सर्विस से आप सिर्फ किताबों को क्या कर सकते हो, कोरियर करा सकते हो उनसे, सिर्फ किताब, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कॉपी नहीं, किताब, ठीक है। और इसकी प्राइस बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे आप डाक विभाग से रजिस्ट्री करा सकते हो, आप डाक विभाग से जाके क्या करा सकते हो, स्पीड पोस्ट करा सकते हो, तो इन सब पे जीएसटी लगता है। बुक पोस्ट पे जीएसटी नहीं लगता और रेट भी बहुत कम होते हैं। राइट हम लोग भी प्राइवेट कोरियर के साथ साथ बुक पोस्ट की फैसिलिटी भी अवेल करते हैं अपने बच्चों को बुक्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं और ये सिर्फ बुक के लिए होता है। राइट ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार कहती है कि बुक पोस्ट को बहुत कम रेट में कोरियर करती है। बुक पोस्ट के कोरियर चार्जेस जो आते हैं ना, आप समझ लीजिए 30 रुपये 40 रुपये में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ दैट लो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ लगभग अगर कम वेट की बुक है, इट इज़ समवेयर अराउंड मे बी लेस देन 1 kg, तो उसका ये रेट होता है। ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब जनरल लिफाफा वगैरह जो आप करते हो, लेकिन वेइंग लेस देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से कम का अगर लिफाफा है तो ये सब सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो पोस्ट विभाग का पोस्ट कार्ड पे, इनलैंड लेटर पे, बुक पोस्ट पे एंड ऑर्डिनरी पोस्ट पे, ऑर्डिनरी पोस्ट का जो लिफाफा है उसका वेट 10 ग्राम से कम होना चाहिए, इस पे जीएसटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए 52A, टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, सप्लाइड बाय ए टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट। देखिए इसमें बहुत सारी बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए क्या है। सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर, हिंदुस्तान का कोई टूर ऑपरेटर जो है, इंडियन टूर ऑपरेटर, इस पर हम इंडियन वर्ड भी लिख देते हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए क्योंकि विदेश में कोई सर्विस दे रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ना जीएसटी मांग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। इंडियन टूर ऑपरेटर सर्विस किसको दे रहा है, फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है। कौन सी सर्विस दे रहा है, टूर ऑपरेटर की सर्विस दे रहा है, घूमने फिरने की सर्विस दे रहा है, और वो पार्टली इन इंडिया होगी और पार्टली आउटसाइड इंडिया होगी। जैसे इंडिया का टूर, एक विदेश से टूरिस्ट आया, ठीक है, अब इंडिया का टूर ऑपरेटर कहा कि चलो तुम्हारा एक पैकेज बना देते हैं, तुम इंडिया और पाकिस्तान घूम लो, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश घूम लो, ठीक है, इंडिया और नेपाल घूम लो, इंडिया और श्रीलंका घूम लो। पार्टली इन इंडिया होना चाहिए वो टूर और पार्टली आउटसाइड इंडिया होना चाहिए।
कौन दे रहा हो? इंडियन टूर ऑपरेटर दे रहा हो। किसको दे रहा हो? फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा हो। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए। तीसरा अमेंडमेंट क्या है? ये टूर ऑपरेटर वाले में इंडियन टूर ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। टूर जो है वो पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। टूर पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में? However, the value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion of the number of days for which the tour is performed outside India to the total number of days comprising of the tour. ठीक है, एग्जेम्पशन कितनी होगी? एग्जेम्पशन कह रहा होगा टूर चार्जेस जो भी आपने लिया इनटू number of days of tour outside India upon total number of days of tour. ये जो आपका टूर था वो मान लीजिए 5 दिन का था, तो उसमें से विदेश में कितना था? 3 दिन था, तो टोटल टूर चार्जेस इंटू 3/5 ये कर देंगे, ठीक है। और 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन या फिर 50% ऑफ टोटल चार्जेस, और ये होगा या फिर 50% ऑफ टोटल टूर चार्जेस विच एवर इज लेस, ये आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। फर्दर इन मेकिंग द अबव कैलकुलेशन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 फुल डे। 12 घंटा या उससे ज्यादा को एक दिन माना जाएगा। एंड एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन एज हाफ डे, मतलब 0.5 डे लिया जाएगा उसको। 12 घंटे से कम को ध्यान रखिएगा। 12 घंटे से कम अगर है, जैसे 3 दिन 6 घंटा है, 3 दिन 6 घंटा है, तो हम उसको लिखेंगे 3.5 डे, ठीक है। 3 दिन 17 घंटे हैं, 3 दिन 17 घंटे हैं, तो उसको कितना लिखेंगे? 4 दिन लिखेंगे, राइट। 3 days 17 आवर्स है, तो हम इसको लिखेंगे 4 days। 12 घंटे से ज़्यादा हो गया ना। और अगर मान लीजिए 3 days 2 आवर्स होता तो कितना लिखते हैं? 3.5 days, ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन के लिए। फॉरेन टूरिस्ट कौन कहलाएगा? फॉरेन टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, जो नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है और हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months, जो इंडिया आया है भाई 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा। फॉर लेजिटिमेट जेन्युइन नॉन इमिग्रेंट पर्पस। नॉन इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? टेम्पोररी। इमिग्रेंट मतलब रहने ही आ गया है, ठीक है, मतलब टेम्पोररी पर्पस के लिए आया है, इंडिया घूमने उमने आया है, इलाज कराने आया होगा, वट जो भी करने आया है, ठीक है, टेम्पोररी आया है। नाउ इलस्ट्रेशन, ताकि आपको सॉल्व करने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आए। और टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स टूर ऑपरेटर सर्विस टू अ फॉरेन टूरिस्ट एज फॉलोज: 3 days इन इंडिया, 2 days इन नेपाल। चलिए हो गया, टूर ऑपरेटर है, फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है, एग्जेम्पशन मिलेगी। 3 दिन इंडिया, 2 दिन नेपाल में। कंसिडरेशन चार्ज 1 लाख था, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 2/5 कर देंगे। 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 2/5 कितना होता है? 40,000, या फिर 50,000 विच एवर इज लेस। तो 40,000 50,000 में कम क्या है? 40,000, तो 40,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इस 1 लाख रुपए में 60,000 टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो आपको ये सब अब एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये रीसेंट अमेंडमेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट है। तो देखिए ये सब चीज तो जरूर चेक करता है। फिर अगर मान लीजिए 2 days इन इंडिया है, 3 days इन नेपाल है, तो चार्ज 1 लाख रुपए किया जा रहा है। तो 1 लाख इंटू फॉरेन वाला ऊपर करते हैं, फॉरेन में का कितना दिन है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज।
तो इंटू 3/5 कर दिए, तो इंटू 3/5 60,000 होगा, और 50,000 विच एवर इज लेस, तो 50,000 की ही एग्जेम्पशन मिल पाएगी, तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 एग्जेम्प्ट, 50,000 टैक्सेबल। 2.5 दिन इंडिया में है, 3 दिन नेपाल में है। अब आपको यहाँ पे 2.5 दिन इंडिया दे दिया, हो सकता है वो आवर में दे, तो आप याद रखिएगा आवर वाली बात भी मैंने बता दी है कि 12 घंटे तक को 12 घंटे से कम है, 12 घंटा या उससे ज़्यादा को पूरा दिन लिया जाता है, ठीक है। 12 घंटे से कम अगर होगा तो फिर 0.5 डेज लिया जाता है। तो वो कैलकुलेट करके ही आवर को बता दिया है, 2.5 दिन इंडिया का, 3 दिन नेपाल का, तो 5.5 दिन टोटल हुआ, न्यूमरेटर में जाएगा 3 दिन, तो इंटू 3/5.5, ये आ गया 54,545, और 50,000 विच एवर इज लेस, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 50,000 ही मिल पाएगी, टैक्सेबल 50,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बात मजा आया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंट्री नंबर 61 ए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरियज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटीजियस स्टेट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये गुड्स कैरियज के रिस्पेक्ट में 2 तरीके की परमिट मिलती है। गुड्स कैरियज के रिस्पेक्ट में 2 तरीके की परमिट होती है। कैसी कैसी? नेशनल परमिट या तो आप लेंगे और या तो आप स्टेट परमिट लेंगे, ठीक है। नेशनल परमिट भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है ऑल इंडिया परमिट और दूसरा होता है कंटीजियस स्टेट परमिट। गुड्स कैरियज मतलब समझ गए ना, ट्रक वर्क वालों की, तो इनको परमिट मिलती है। ऐसा नहीं है कि यूपी की ट्रक है तो वो कहीं भी चली जा सकती है, तमिलनाडु चली गई, नहीं, उसको परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो परमिट एक तो होती है स्टेट परमिट। स्टेट परमिट अगर आपके पास है तो आप बस स्टेट के अंदर ही अपनी गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। तो वो ट्रक वाला स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर ही जो भी डिलीवरी करनी होगी माल की वो करेगा। नेशनल परमिट 2 प्रकार की होती है, एक ऑल इंडिया परमिट मतलब पूरे देश में कहीं भी वो ट्रक घुमा सकता है, और दूसरा होता है कंटीजियस स्टेट, मतलब इसका मतलब ये होता है जो जो स्टेट का बॉर्डर टच कर रहा है उस स्टेट से, जैसे यूपी से एमपी टच करता है, यूपी से बिहार टच करता है, तो आप यूपी वाले को एक नेशनल परमिट ऐसी मिल सकती है कि तुम यूपी से एमपी जा सकते हो, बिहार जा सकते हो, जितने स्टेट टच हो रहे हैं चारों तरफ से, कहीं से भी कॉमन बॉर्डर अगर है तो वो सारी स्टेट की मिला के परमिट मिल जाती है। तो ये हो जाता है कंटीजियस स्टेट परमिट, समझ गए। तो ये भी नेशनल परमिट में भी आता है क्योंकि स्टेट के तो बाहर आप चला ही रहे हो ना, और ऑल इंडिया परमिट का मतलब हो गया पूरे देश में चलाओगे। ये परमिट देता कौन है? ये परमिट देता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट है। जैसे यूपी का है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूपी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एमपी। भाई आप जिस स्टेट के हो आप उसी स्टेट में अप्लाई करोगे, तो आपको एप्लीकेशन या तो इसके लिए होगी, या तो इसके लिए होगी, या तो इसके लिए होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये जो आपको सर्विस दे रहा है नेशनल परमिट की, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। किस पे नहीं लगेगा? ध्यान दीजिएगा, इस पे नहीं लगेगा, नेशनल परमिट पे, ठीक है। यानी ये वाला एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। कौन दे रहा है? ये देता है, ये, ठीक है, ये वाला नहीं। एग्जेम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज हैज बीन विथड्रॉन, यानी कि अब ये टैक्सेबल है बच्चों। और इस पे तो आपने बड़ी मेहनत भी की थी, एंट्री नंबर 14 वाला, कि जो होटल होते हैं, गेस्ट हाउसेस होते हैं, और इनका एक दिन का रूम रेंट अप टू 1,000 रुपये होता है, लेस देन इक्वल टू 1,000 रुपये होता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था। आपने पढ़ा था कि होटल के कमरे का किराया अगर 1,000 रुपये से ऊपर है तो जीएसटी लगेगा, 1,000 रुपये तक है तो जीएसटी नहीं लगेगा। वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई है, अब 500 रुपया भी रूम का किराया है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये वाला खत्म हो गया है। आपने पढ़ा था सर्विसेज बाई आरबीआई एग्जेम्प्ट होता है, अब आरबीआई की सर्विसेज भी टैक्सेबल है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करती है, उसकी सर्विसेज भी अब टैक्सेबल है। सेबी की सर्विसेज भी टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, FSSAI ये क्या करता है?
इसका काम होता है लाइसेंस देना, रजिस्ट्रेशन देना, जो भी फूड बिजनेसेस में होते हैं तो उनको लाइसेंस लेना होता है FSSAI से। तो पहले ये इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती थी, अब इस पे भी GST लगेगा। GSTN सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है। ये GSTN क्या है? ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है GST की वो GSTN है, GST नेटवर्क। ठीक है, क्या GSTN कुछ इंफॉर्मेशन, और ये आपको मालूम है ना कि GSTN क्या है? बेसिकली ये कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है और प्राइवेट प्लेयर का भी स्टेक है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने इस पे काम किया है उनका अपना खुद का भी स्टेक है। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी स्टेक है, तो मिलके तैयार हुआ GSTN ने ही GST पोर्टल वोटल ये सब बनाया, मतलब पूरा नेटवर्क जो GST का बनाया हुआ है वो GSTN का है। ठीक है, तो GSTN क्या गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज दे रहा है? हाँ। अरे ये जो IGST आता है ये क्या सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है? नहीं, IGST का पूरा बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट में। GST कंपनसेशन सेस का भी बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज ऑटोमेट की जाती है, ये सारी चीज ऑटोमेट की गई है GSTN के द्वारा। तो ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बड़ी सारी MIS रिपोर्ट भी इनसे लेते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जानना चाहता है सेक्टर वाइज, हमको एक काम करो GST की कलेक्शन कितनी है बताओ। हमको जानना है कि भाई रियल एस्टेट से कितना GST आता है, एजुकेशन से कितना GST आता है, हमको सेक्टर वाइज बताओ। ठीक है, हमको इस GST जानना है कि कलेक्शन मंथ वाइज कितना है, वो तो पता चलता ही है, और भी दुनिया भर की और रिपोर्ट्स जो भी इनको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि हमें जानना है, वो ये लोग मंगाते हैं। ठीक है, तभी तो आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज GST कलेक्शन मंगाते हैं, तो उनको समझ में आता है अच्छा ये वाला प्रोडक्ट तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, तो और बहुत ही प्रीमियम लोग खरीदते हैं, तो एक काम करो इस पे GST बढ़ा दो। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये लोग डिसीजन भी लेते रहते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स के लिए GSTN चार्ज करता है इनसे, तो इस पे GST लेगा। GSTN खुद गवर्नमेंट से GST लेगा इस पे? हाँ लेगा। तो ये सब सर्विसेज ना एग्जाम थी। फ्यूमिगेशन ऑफ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक वेयर हाउस है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखे हो, तो कीड़े मकोड़े ये सब ना पड़े, इसके लिए फ्यूमिगेशन की सर्विस ली जाती है। पहले ये एग्जाम्प्ट हुआ करती थी, अब इस पे GST लगेगा जो फ्यूमिगेशन करेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, अब आपको मालूम है ना स्लॉटर्स होते हैं जो, अब बकरा खरीदने जाते हो, मुर्गा खरीदने जाते हो, तो ऐसा तो ही ना इसे सीधे जिंदा इसे पकड़ा देते हैं। हाँ, ऐसा भी सिस्टम है वैसे तो, लेकिन ये जो स्लॉटर्स होते हैं वो काट के देते हैं उसको। तो ये काटने वाली जो सर्विस थी जानवर को, ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब ये टैक्सेबल है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन। देखिए, मुझे ना मेहनत तो नहीं करनी चाहिए कि आपको बैठ के हम कॉर्ड ब्लड सेल की सर्विसेज बताएं। ठीक है, क्योंकि ये सब आपको बताया हुआ है फुल कोर्स में। ठीक है, अमेंडमेंट ये है कि भाई पहले इस पे GST नहीं लगता था, अब GST लगने लग गया है। क्या होता है ये कॉर्ड ब्लड बैंक्स, क्या काम करते हैं? ये लोग स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं। क्या होता है स्टेम सेल? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपनी मदर के साथ अटैच होता है। ठीक है, कैसे अटैच होता है? ये बच्चा है, ठीक है, ये मदर है, तो ये मदर से बच्चा इस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है स्टेम सेल। राइट, तो लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी क्या है? लेटेस्ट भी नहीं है, ये भी बहुत पुरानी है वैसे तो, आज भी गवर्नमेंट अभी तक इसको प्रमोट कर रही थी खूब, कि अगर तो कॉर्ड ब्लड बैंक्स जो होते हैं, कॉर्ड ब्लड बैंक्स, ये लोग क्या करते हैं, स्टेम सेल को इसको काट के रख लिया जाता है और ये लोग प्रिजर्व करते हैं इसको। ठीक है, लाइफ टाइम प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों प्रिजर्व किया जाता है? क्योंकि ये स्टेम सेल बहुत काम की चीज होती है, जिसको जनरली फेंक दिया जाता है, क्योंकि इसकी प्रिजर्वेशन में बहुत कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो जो रिच फैमिलीज होती हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे का वो कटवा के रखवा देते हैं, इन कॉर्ड ब्लड बैंक को दे देते हैं कि तुम लोग इसको संभाल के रखो। ठीक है, इसको भी कुछ केमिकल्स वगैरह में डाल के रखना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो चार्जेस आती हैं लगभग आज मुझे लगता है 4 से 5 लाख रुपए लगता है। तो भाई सब कोई तो नहीं ना हिंदुस्तान में करा सकता है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चे का कहीं पे स्किन जल जाती है, ठीक है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पार्ट बॉडी का खराब हो जाता है, तो ये स्टेम सेल से सेल्स
जनरेट किया जा सकता है, उसके बॉडी में इन्फ्यूज किया जा सकता है, वो पार्ट वापस से बन जाएगा। ये ताकत होती है इसमें, सेल्स रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और रीजनरेट करके वापस से इसकी बॉडी में लगा सकते हैं, वापस से सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सच पूछिए तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत कम, मतलब शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, 0.001% होंगे, क्योंकि शायद जो इसके ऑपरेशन के चार्जेस होते हैं वो होते हैं 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितने हॉस्पिटल में ये सब होता भी है, मेजरली ये सब ऑपरेशंस भी होते हैं जाके यूएस वगैरह में, अनाप शनाप खर्चे हैं इसके, ठीक है। ये जो कॉर्ड ब्लड बैंक वाले हैं ये सब तो बताते भी नहीं है, कहते हैं आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। एक बार कोई हिम्मत जुटा के 5 लाख रुपया दे के प्रिजर्व भी करा लेता है, लेकिन इलाज नहीं करा पाता है, राइट। गवर्नमेंट हालांकि इसको प्रमोट कर रही थी, लेकिन नाउ गवर्नमेंट इजंट डूइंग इट। तो ये कॉर्ड ब्लड बैंक वाले जो फी चार्जेस लेते थे ना, जो भी ले लिया 4 लाख 5 लाख, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता था, अभी इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये प्रिजर्वेशन का बस पैसा लेते हैं, ये कहते हैं हम संभाल के रखे रहेंगे और आपको एक टोकन पासवर्ड कुछ दे देंगे उसका कि बस आप ये दिखाएंगे तो आपका स्टेम सेल आपको मिल जाएगा, और ये जी लाइफ टाइम प्रिजर्व करके रखेंगे, हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे। मतलब ये तो अगली जनरेशन भी प्रिजर्व करके रखेंगे। जैसे इसका अगर इसका स्टेम सेल प्रिजर्व्ड है ना, तो इसके बेटे को भी कुछ होगा ना तो उसमें भी काम आ जाएगा, क्योंकि सेल्स बेसिकली एक ही तरीके के होते हैं, इसके बच्चे पे भी काम आ जाएगा। प्राइमरली इस पे आएगा, इसके बच्चे पे भी आने के चांसेस होते हैं, राइट। चलिए, बहरहाल हमें ये नहीं समझना, हमें समझना है इस पे टैक्सेबिलिटी आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू द गेस्ट एंकर्स। अब ये क्या चीज है, चलिए हम अपना ही एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। क्या आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे टॉक शोज वाली प्लेलिस्ट देखी है? नहीं देखी है तो प्लीज देखिए ना, राइट। मेरे बड़े सारे इंटरव्यूज हुए हैं, जिसमें से एक इंटरव्यू जी न्यूज पे हुआ था, और पता है उस इंटरव्यू को किसने लिया था? जी न्यूज के एंकर ने नहीं लिया था, शेखर सुमन ने लिया था। तो बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि ये न्यूज चैनल्स वाले या दूसरे चैनल्स भी एंकर के रूप में किसी स्टार को, सेलिब्रिटी को ले आते हैं। उनका एंकर नहीं होता, किसी सेलिब्रिटी को ले आते ताकि वो शो और ज्यादा लोग देखें। तो ऑब्वियसली मेरा इंटरव्यू था और एक स्पेशल इंटरव्यू वो कंडक्ट करा रहे थे एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको लगा कि इसकी वाइडर रीच होनी चाहिए, तो उन्होंने एक नॉर्मल एंकर की जगह शेखर सुमन को लाया। तो लोग हो सकता है मुझे देखने ना आए, लेकिन शेखर सुमन को देखने टीवी चैनल पे पहुंचे हैं उस न्यूज़ को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली एजुकेशन के बारे में उन्हें पता चल पाएगा। तो अब ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये एंकर्स को जब पेमेंट करते हैं, मतलब शेखर सुमन को जब जी न्यूज़ ने पेमेंट किया होगा, तो उस पेमेंट को फीस नहीं बोलते, बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? जब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी औकात नहीं है कि आपकी फीस दे दें, बस आपका सम्मान करने के लिए हम एक छोटी सी भेंट आपको दे रहे हैं। मतलब शेखर सुमन को जब 5 लाख रुपया भी मान लीजिए दिया गया होगा, तो ऐसे इसके कहने का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट इन फीस ऑफ शेखर सुमन। जी न्यूज इज पेइंग 5 लाख रुपीज टू शेखर सुमन, तो जी न्यूज वुड से आई एम पेइंग ऑनरेरियम, ठीक है। मतलब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी फीस पे कर पाऊं यहां पे इस प्रोग्राम की वजह से, सिंस ये एक सोशल कॉज का प्रोग्राम है, राइट, पब्लिक के लिए है, तो लेकिन फिर भी आपके समय की कीमत है, मैं आपको ऑनर करना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं, इसलिए ये 5 लाख रुपए का ऑनरेरियम दे रहा हूं, फी नहीं दे रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया बात क्या है, ऑनरेरियम क्या होती है? तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये ऑनरेरियम वाला जो तुम लोग का नौटंकी है ना, ठीक है, देते 5 लाख 10 लाख 50 लाख दे देते हो, ठीक है, और बोलते क्या ऑनरेरियम है, इस पे जीएसटी लगेगा, ऑनरेरियम पे भी जीएसटी लगेगा। तो देखिए क्या है, सर्कुलर क्लैरिफाइज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ऑनरेरियम पेड बाय गेस्ट एंकर्स, पेड टू गेस्ट एंकर्स। संसद टीवी एंड अदर टीवी चैनल्स इनवाइट गेस्ट एंकर्स टू पार्टिसिपेट इन देयर शो। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो गेस्ट एंकर्स को बोलते हैं कि आप हमारे शो पे आइए, एंड पे रेमुनरेशन टू देम इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम, और उनको जो रेमुनरेशन देते हैं उसको मुखौटा कौन सा पहना देते हैं? ऑनरेरियम का, ठीक है। ये लोग ऐसा थोड़ी ना है कि लेस फीस, वो जो उनकी प्रोफेशनल फीस है वही चार्ज करते हैं ये लोग, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गेस्ट एंकर्स इन लिeu ऑफ ऑनरेरियम वुड अट्रैक्ट जीएसटी लायबिलिटी। लेकिन आपको तो ये पता ही है ना कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर 20 लाख रुपए से कम की सर्विस दे रहा हो, कुछ स्टेट में 10 लाख रुपए की लिमिट है, उससे कम की सर्विस दे रहा होगा तो जीएसटी नहीं लगाना है,
राइट अगर शेखर सुमन की टोटल सर्विस साल भर की 20 लाख रुपए से कम होती तो ऑब्वियसली वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, तो वो एक अलग विषय है। तो यही बात यहाँ लिख रहा है कि however the guest anchors whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 20 लाख and 10 lakh in the special category state shall not be liable to take registration and pay GST। तो वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, वो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ठीक है, तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, तब जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ऑनरेडियम की पेमेंट पे जीएसटी लेना पड़ेगा जो गेस्ट एंकर्स आते हैं उनको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 6th अमेंडमेंट, और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ना ये एक चार्ट के फॉर्म में समझाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको, आप भी बनाइए इसको। क्या है ये? देखिए सप्लायर जो है वो फाइल करता है GSTR 1, राइट। तो सप्लायर ने फाइल किया GSTR 1 और रेसिपेंट क्या करता है, मतलब रेसिपेंट करेगा क्या, कुछ नहीं, रेसिपेंट के GSTR 2B में ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेगा तो भाई रेसिपिएंट क्या करेगा, फिर रेसिपिएंट कहेगा भाई हमारे 2B में दिख गया है, तो वो रेसिपिएंट ITC क्लेम कर लेगा इन GSTR 3B, वो तो अपना क्लेम करके भारी हो गया अब, ठीक है। बट ये जो सप्लायर है ना, सप्लायर नॉट फाइल्ड GSTR 3B till September of next year। देखिए आज क्या होता है, जैसे फ्रॉड, बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं जीएसटी का, वो क्या करते हैं अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं। अब GSTR 1 में उन्होंने अपनी सेल बता दी, सामने वाले के 2B में दिख गया, उसने ITC क्लेम कर ली, बात खत्म हो गया। और जो सप्लायर वो 3B अपना नहीं भरता, एक्चुअली वो 3B भरेगा तब ना वो जो सेल है GSTR 1 से वो उठ के 3B में आएगी और फिर वो अपना ITC क्लेम करेगा और बैलेंस जितना टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ 3B में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए सप्लायर क्या कर रहा है, 3B नहीं फाइल कर रहा है, अपना GSTR 1 फाइल किया और 3B रहने दिया फाइल करने को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, GSTR 1 फाइल करने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, GSTR 1 में बस आप अपनी सेल बताते हो, ठीक है। तो जब आप अपनी सेल बताते हो तो रेसिपेंट के 2B में दिखने लग जाता है, रेसिपेंट उसके बेसिस पे ITC क्लेम कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में उस सेल पे जो टैक्स है वो सप्लायर ने तो पे किया ही नहीं, क्योंकि वो अपनी 3B फाइल कर ही नहीं रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, कह रही है सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया, रेसिपेंट के 2B में दिखा, रेसिपेंट ने ITC क्लेम कर लिया 3B में, ठीक है अपने। अब सप्लायर ने अगर GSTR 3B अपना अगले साल के सितंबर तक भी फाइल नहीं किया तो कह रहा है कि रेसिपेंट अब तुम अपनी ITC रिवर्स करो, रेसिपिएंट विल रिवर्स ITC, विल रिवर्स ITC कब तक, टिल नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के नवंबर तक। ये करना है विदाउट इंटरेस्ट, मतलब कोई ब्याज व्याज नहीं लिया जाएगा आपसे, विदाउट इंटरेस्ट आप ITC रिवर्स कर दीजिए। देखिए उसको भी समय दे रहा है, कह रहा है अगले साल के सितंबर तक तुम क्या करो, सप्लायर अपना GSTR 3B फाइल कर दो, अगर तब तक नहीं किया तो 2 महीने का समय दे रहा है, रेसिपेंट तुम अपना ITC रिवर्स कर दो, और अगर नहीं किए, ठीक है, तो क्या होगा, पोस्ट नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले मतलब नवंबर के बाद अगर होगा तब क्या करना होगा, तब यू विल हैव टू रिवर्स ITC विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना लगता है वो भी मैं बता दूं आपको, 18% पर एनम के हिसाब से लगता है, 18% साल का ब्याज है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हो जाएगा, अमाउंट इंटू डेज अपॉन 365 इंटू 18%, अमाउंट इंटू डेज, जितना डेज हुआ है अपॉन 365 इंटू 18%, इस तरीके से ब्याज निकलेगा।
मैं अब इसी बात को लिख देता हूँ। जैसे सप्लायर ने फाइल किया GSTR 1 मान लीजिए अगस्त 2023 की, ठीक है। 3B में रिफ्लेक्ट हो गया उसके अगस्त 2023 में। रेसिपेंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया अपने 3B में अगस्त 2023 में ही, लेकिन सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की अपनी 3B टिल सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब सितंबर 2024 तक, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट FY। सितंबर 24 तक अगर सप्लायर ने GSTR 3B अपना फाइल नहीं किया तो रेसिपेंट को रिवर्स करना पड़ जाएगा नवंबर 2024 तक विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन अगर नवंबर 2024 तक रिवर्स नहीं किया उसके बाद रिवर्स करेगा तो ब्याज भी लेंगे 18% का, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जल्दी जल्दी अब आप बताइएगा। फरवरी 2024 का सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया, 3B में रिफ्लेक्ट करेगा रेसिपेंट के कब, फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में ही रेसिपेंट ने किया अपना GSTR 3B फाइल किया और ITC को क्लेम कर लिया। सप्लायर को कब तक GSTR 3B फाइल कर देना चाहिए उस फेब 24 का, कब तक कर देना चाहिए? वैसे तो करना उसी महीने में ही है भाई, करना तो उसी महीने में फेब का फेब में ही करना है, लेकिन कब तक अगर नहीं करेगा तो रेसिपेंट का GST रिवर्स हो जाएगा, ITC रिवर्स हो जाएगा। सितंबर 2024 तक, ये अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो जाएगा ना मार्च में, तो ये अगला फाइनेंशियल ईयर ही है, ये अब 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर है। सितंबर 2024 तक कर देना है, और अगर नहीं किया तो नवंबर 2024 तक उसे ITC रिवर्स करनी होगी विदाउट इंटरेस्ट और उसके बाद विथ इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए पढ़ा देते हैं आपको। Rule 37A covers a situation where registered person recipient avails ITC in 3B for a tax period. Recipient क्या कर रहा है, ITC avail कर रहा है 3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the detail of which have been furnished by its supplier in the statement of outward supplies in form GSTR 1 or using IFF. IFF समझते हैं ना, Invoice Furnishing Facility। ये क्या चीज़ है? ये QRMP वालों को मिलता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, अगर मेरा सप्लायर मंथली बेसिस पे GSTR 1 फाइल कर रहा है तो मंथली बेसिस पे ही मुझे 2B में दिख जाएगा और मैं मंथली बेसिस पे ही क्या कर पाऊंगा, इमीडिएट अपना ITC क्लेम कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, यानी अप्रैल मई जून का एक साथ फाइल करेगा, अप्रैल मई जून का एक साथ फाइल करेगा जुलाई में जाके, तो जब वो अपना GSTR 1 जुलाई में जाके फाइल करेगा तो मुझे 2B में भी कब दिखाई देगा, जुलाई में दिखाई देगा। यानी मुझे जो ITC अप्रैल मई जून की मिलनी चाहिए थी वो अप्रैल मई जून में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरा जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 फाइल कब करता है, जुलाई में फाइल करता है, तो मुझे क्रेडिट भी जाके जुलाई में मिलेगी। तो ये फजियत हो जाती थी, आफत हो जाती थी, क्योंकि 2B में जब तक आएगा नहीं मैं क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता एज एन रेसिपेंट। तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला कि भाई रिटर्न तो तुझे क्वार्टरली जमा करने की आवश्यकता है जो छोटे टैक्स पेयर्स है, लेकिन तुम्हारी जो B2B इनवॉइस है तुम उसको क्या करो, मंथली रिपोर्ट कर सकते हो। इनवॉइस तुम बता दो, जो भी तुम्हारी B2B इनवॉइसेस हैं तुम उसको मंथली बेसिस पे बता दो। तो वो व्यापारी क्या करेगा, अप्रैल की मेरी जो इनवॉइस है उसकी रिटर्न जमा नहीं करेगा, जो उसे मुझे इनवॉइस काटा है उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत अपलोड कर देगा। तो मेरे GSTR 2B में जब वो अपलोड करेगा तभी मुझे दिखाई दे देगा, तो मैं सेम मंथ में ही क्रेडिट ले पाऊंगा, राइट। तो ये फैसिलिटी लाई गई थी, तो उसी के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि सप्लायर क्या कर रहा था, GSTR 1 के थ्रू या IFF के थ्रू अपलोड कर रहा था इनवॉइसेस को, ठीक है, लेकिन वो सप्लायर अपना 3B सबमिट नहीं कर रहा था। However, supplier does not furnish return in the form of GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply.
till 30th September following the end of the financial year. 30th September of following financial year in which the ITC in respect of such invoice or debit note has been availed. राइट तो इसी के लिए रूल 37A को लाया गया है और इसमें यही बताया गया है कि भाई अगर ऐसा होता है, सामने वाला 3B नहीं सबमिट करता है, मतलब उसने टैक्स पे नहीं किया है, तो रेसिपेंट को हम ITC नहीं देंगे, अगर क्योंकि ले तो हो चुका ही है, इसलिए ITC रिवर्स करेगा। 2 महीने का और समय दे रहे हैं, नवंबर तक रिवर्स मारो, और अगर नहीं मारते हो तुम नवंबर तक रिवर्स तो तुमसे ब्याज के साथ रिकवरी करेंगे ITC की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट नंबर 7, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंडेड अप टू 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्या मतलब है, आपने मिस्ड टू बी टेकन है वाला केस है। अब अप्रैल 2023 की आप ITC भूल गए थे, देखिए ये तो बहुत पहले की बात है, अप्रैल 2023 की ITC वॉज मिस्ड टू बी टेकन। ठीक है, कब तक ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, हम नवंबर 2024 के रिटर्न में भी ले सकते हैं, नवंबर 2024 की GST या 3B में हम क्लेम कर सकते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर FY 23-24 का जो भी ITC आप मिस किए हैं, ठीक है, आप इस डेट तक क्लेम कर सकते हैं। पहले ये डेट होती थी सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको याद हो तो इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है अगले साल के नवंबर तक, अब आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। चलिए, अब आपको ये प्रोविजन भी याद होगा कि अगर आपने माल खरीदा, आपने ITC क्लेम की, लेकिन उसका 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको ITC रिवर्स करनी पड़ती थी। अगर आपने 1 रुपए का भी पेमेंट बाकी लगाया तो भी ITC पूरी रिवर्स करनी पड़ती थी। एग्जिस्टिंग लॉ क्या था, पहले एग्जिस्टिंग लॉ की बात करते हैं। ये दिस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट नंबर 8, ये था पॉइंट नंबर 7। एग्जिस्टिंग लॉ क्या था, मान लीजिए आपने माल खरीदा 5 लाख प्लस इस पे GST लगा 0.9 लाख, 5.9 लाख, और विद इन 180 डेज आपने पे किया सिर्फ मान लेते हैं 4 लाख, आपने 4 लाख पे किया है, यानी अभी 1,90,000 रुपये बाकी है। आपने 1 रुपये भी अगर बाकी लगाया, पूरी की पूरी पेमेंट 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए अलॉन्ग विद GST, ये एग्जिस्टिंग लॉ था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ये 0.9 लाख रुपए का GST रिवर्स करना पड़ेगा, यही कानून था। अब कानून बदल गया है, कानून क्या है आइए पढ़ाते हैं आपको। In case of non-payment of the value of supply plus tax in respect of inward supply within 180 days, ITC so avail need to be paid along with interest under section 50 while filing GST या 3B। एक तो आपको ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा, पहले ब्याज भी नहीं था, यहाँ पे पहले था 0.9 लाख ITC रिवर्स्ड, नो इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अब ये लॉ काट देते हैं, अब ये कानून नहीं है, अब कानून कुछ और है। कानून क्या है, एक तो आपको ब्याज देना पड़ेगा और ओनली प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ ITC रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई विद इन 180 डेज। और अगर आपने पार्ट पेमेंट की है तो जितनी पेमेंट नहीं की है उसी के प्रोपोर्शनेट GST भी आपका रिवर्स करना पड़ेगा, पूरा GST रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ है यहाँ पे ना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 50 में और इसका रेट होता है 18% पर एनम। सेम यही पहले भी जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा था ना पॉइंट नंबर 6 में कि सेक्शन 50 का ब्याज लगेगा 18% पर एनम, सेम सेक्शन में ही ब्याज लगेगा। अब आपको मैं ये समझाऊं एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए इनवॉइस किया गया 5 लाख, GST 0.9 लाख, 5.9 लाख, विद इन 180 डेज, 180 दिनों के अंदर पेमेंट हुई इसकी ₹3 लाख, 3 लाख रुपए की पेमेंट की गई। ठीक है, तो
3 लाख रुपए की पेमेंट की गई, यानी 5,90,000 रुपए में से कितना बाकी है? 2,90,000। ठीक है। अच्छा, जो 3 लाख रुपए की पेमेंट की गई है वो कौन सी पेमेंट की गई है? इस 5 लाख में से की गई है कि इस जीएसटी में से की गई है? क्या माना जाएगा? ये 3 लाख रुपया पूरा इंक्लूडिंग जीएसटी पे किया गया है। ठीक है। और 2,90,000 रुपए भी जो बाकी है वो इंक्लूडिंग जीएसटी बाकी है। ठीक है। ये 3 लाख रुपया इसमें से दिया गया, इस 590 में से। तो जितना जीएसटी का एलिमेंट भी प्रोपोर्शनेट ही पे हुआ है, यही माना जाता है। यानी जो बकाया है, बैलेंस कितना है? बैलेंस है 2,90,000। तो जीएसटी रिवर्स कितनी होगी? आईटीसी रिवर्स कितनी होगी? आईटीसी रिवर्स होगी 2,90,000, 2,90,000 इंटू 18/118। ठीक है। ये 2,90,000 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी है। ठीक है। 44,237 रुपये रिवर्स होगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे 3 लाख रुपए पे कर दिए, 2,90,000 रुपये बाकी है, तो टोटल 5,90,000 रुपया हुआ। 3 लाख रुपए में भी जितना जीएसटी का एलिमेंट था, प्रोपोर्शनेट जीएसटी भी पे हुआ है और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी पे हुआ है। इस 2,90,000 रुपये में जो बाकी है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बाकी है और जीएसटी भी बाकी है। कितना जीएसटी बाकी है? ये 290 इंक्लूडिंग जीएसटी है। ठीक है। इंटू 18/118, तो ये बाकी है। प्लस इसके साथ आपको और क्या पे करना पड़ेगा? प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। इतना रिवर्स करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? इन नेक्स्ट जीएसटीआर 3B, 180 दिन के बाद जो भी 3RB आप फाइल कर रहे हो, 180 दिन के बाद जो भी जीएसटीआर, ठीक है, इन नेक्स्ट जीएसटीआर 3B पोस्ट 180 डेज ऑफ टेकिंग आईटीसी। आपने जब आईटीसी लिया, वहां से 180 दिन के बाद जो भी अगला जीएसटीआर 3B आपको फाइल करना है, उस दिन आप क्या करेंगे? ये पे करेंगे। ब्याज कहां तक का लेंगे? वहीं तक का लेंगे। ठीक है। ब्याज कहां तक का लेंगे? इंटरेस्ट पीरियड कौन सा होगा? आईटीसी, डेट ऑफ आईटीसी टेकन, डेट ऑफ आईटीसी टेकन से लेके टू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B। ये जो जीएसटीआर 3B आप फाइल करोगे ना, जिसमें आप रिवर्स करोगे, वहां तक का डेट लेना है। ठीक है। कोई टेंशन नहीं? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब यहां पे ये बात लागू नहीं होगी कि 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ है तो रिवर्स हो जाएगा। यहां रिवर्स नहीं होता है। कहां रिवर्स नहीं होता है? सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब कि सप्लायर ने मुझे इनवॉइस किया, उस पे जो जीएसटी का कंपोनेंट है वो मुझे उसे देना ही नहीं है, वो मुझे खुद ही पे करना है। ठीक है। तो ऐसे में अगर मैंने सप्लायर की भी पेमेंट नहीं की 180 दिन के अंदर, तो भी वो जीएसटी रिवर्स नहीं होती मुझे। तो रिवर्स चार्ज में ये आईटीसी रिवर्सल नहीं होता है। मुझे सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी है, ऐसा जरूरी नहीं है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। ठीक है। दूसरा, डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, आपको तो पता ही है कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है। शेड्यूल 1 में है कि दीज आर द सप्लाईज विच वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो एक बात बताइए, जब कंसिडरेशन है ही नहीं है तो क्या 180 दिन के अंदर पेमेंट होगा भी? अरे कभी नहीं होगा, वो तो कंसिडरेशन ही नहीं है ना। देयर इज नो कंसिडरेशन, सो देयर विल बी नो पेमेंट। तो इस वाले केस में ना ऐसा मान लिया जाता है कि पेमेंट हो चुका है। ठीक है। क्योंकि यहां तो पेमेंट कभी भी नहीं होगा ना, 180 दिन क्या, यहां तो कभी भी पेमेंट नहीं होगा, तो यहां कोई रिवर्सल नहीं होगा आईटीसी का। नेक्स्ट है, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज on account of supplier's liability in relation to such supplies being incurred by the recipient of the supply। अब ये क्या मतलब है? देखिए, ये मेरा सप्लायर है, ठीक है, ये मैं हूं रेसिपिएंट, ठीक है, और ये है
सप्लायर ऑफ सप्लायर, मेरे सप्लायर का भी सप्लायर, ठीक है, इसने इसको कुछ दिया, ठीक है, 5,000 रुपये का, जिसकी मदद से एक माल इसने तैयार किया और मुझे 15,000 रुपये का दिया, ठीक है। तो और ये सप्लायर रेसिपेंट को क्या बोलता है, कहता है कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये मेरे सप्लायर को दे दो। तो अब मैं ये जो पेमेंट करता हूं, ये गुड्स है, ये गुड्स था, ठीक है, और अब मैं ये जो पेमेंट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, पेमेंट कर दी 5,000 रुपये की इसको, अब मैंने पेमेंट कर दी इसको 10,000 रुपये की, ठीक है। इसी बात को ये यहां पे बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लाइबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीइंग इंकर्ड बाय द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई, बीइंग इंकर्ड बाय द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई। अब एक बात बताइए, यहाँ पे वो इनवॉइस कितने की बनाएगा, वो इनवॉइस बनाएगा सप्लायर 15,000 रुपये की, ठीक है, और बुक्स में एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर ली जाएगी कि भाई ये दिखा देगा कि मुझे इसको देना था, ठीक है, उसकी वजह से ये पेमेंट की सेटलमेंट हो गई है। वो अपना डेबिट क्रेडिट कर लेंगे पार्टीज को आपस में, ठीक है। ये बिल तो 15,000 की ही बनाएगा ना, तो 5,000 रुपये तो बाकी दिख रहा है इसके बुक्स में, ठीक है, 5,000 रुपये तो बाकी दिख रहा है। पेमेंट तो 10,000 रुपये हुई ना, 5,000 रुपये की कम हुई है, वो तो एडजस्टमेंट एंट्री पास किया गया है। तो लेकिन यहाँ पे लॉ कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं, अब यहाँ पे हम डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि वो पेमेंट आज नहीं कभी भी नहीं होनी है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्री ही होगी, ठीक है। तो जहां पेमेंट होनी ही नहीं है, पहला केस था विदाउट कंसिडरेशन वाला, दूसरा केस वो है जिसमें कि पेमेंट हमें किसी और को दे देना है, सप्लायर की कोई लाइबिलिटी को हमें क्लियर करना है, सप्लायर की किसी लाइबिलिटी को हमको क्लियर करना है। तो ऐसे केस में तो पेमेंट कभी होगी ही नहीं ना, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पेमेंट हो गई है और डिसअलाउंस यहां पे नहीं होगा। तो कहता है अंडर सिचुएशन गिवन इन पॉइंट बी एंड सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन पेड, ये मान लिया जाता है कि पेमेंट हो गई है भाई, ठीक है। तो इस केस में कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा, आईटीसी रिवर्सल वाला केस नहीं होगा। आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए। इनहेंस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टू पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स, नॉट एप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। अब ये है क्या चीज़, उसके पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दें, याद दिलाएं रजिस्ट्रेशन क्या होता था, कैसे होता था, क्या लिमिट थी। रजिस्ट्रेशन के लिए ना स्टेट्स हैव बीन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। अच्छा, इस आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसका नोट्स कहाँ है सर, ठीक है। तो नोट्स देखिए, इसका हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके इसका नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये अमेंडमेंट के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे जो हैंड रिटन ये जो मेरी स्लाइड्स बन रही हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, ये भी रहेगा। सो यू विल गेट 2 थिंग्स, एक तो प्रिंटेड नोट्स, ये जिसको मैं दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ और आपको, और ये जो मैं खुद लिख रहा हूँ, बोथ वुड बी अवेलेबल देयर, ठीक है। तो वो जो लिंक है इसे पाने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। और वो 3 कैटेगरी क्या है मैं आपको बताऊं। पहली कैटेगरी में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बताया गया है कि यहां पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी, 10 लाख। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो यू नीड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। कुछ स्टेट के लिए लिमिट है 20 लाख रुपए का, अगर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, वेदर सर्विस दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, मिला के दे रहे हो, व्हाटएवर। एक तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टेट है जहां पे बताया गया है कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हो
तो 40 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहिए, और अगर सर्विसेज के सप्लायर तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहिए, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल। लेकिन जब यहां पे बोला गया कि गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है, तो इसका दे दिया गया 3 एक्सेप्शन। 3 एक्सेप्शन में क्या क्या है कि ये 3 अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहां फॉल नहीं करोगे इस वाली कैटेगरी में, आप फॉल करोगे इस वाली कैटेगरी, यानी 20 लाख पे ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। यू विल बी गिवन लिमिट ऑफ 20 लाख। यहां पे आपकी लिमिट हो जाएगी गुड्स के लिए भी 20 लाख। क्लियर है बात? तो जहां जिस कैटेगरी में लिमिट ये चलती है ना कि गुड्स के अगर आप 40 लाख से ज़्यादा की सप्लाई कर रहे हो और सर्विसेज करते हो तो 20 लाख से ज़्यादा की करते हो, अच्छा दोनों कंबाइन करते हो तो लिमिट क्या मिलती है? तो भी 20 लाख मिलती है। गुड्स एंड सर्विस बोथ के लिए भी लिमिट 20 लाख थी यहाँ पे। लेकिन यहीं पे आपको बताया गया कि आप अगर फलाने 3 गुड्स आप सप्लाई करते हो तो आपकी लिमिट 40 लाख नहीं है, आपकी लिमिट 20 ही लाख है। ठीक है, वो 3 कौन कौन थे? आइसक्रीम वाले सप्लायर, पान मसाला वाले सप्लायर और टोबैको वाले सप्लायर। अब इसी में चौथा एक और ऐड हो गया, यहीं पे एक और ऐड हो गया, यही अमेंडमेंट है कि इस वाले केस में भी अब 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, 20 लाख की लिमिट मिलेगी। और वो क्या है? फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स क्या होते हैं? वो जो काले रंग वाले ईंटें नहीं आते हैं, सीमेंट के वगैरह भी डाला रहता है उसमें, वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती है। ठीक है, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये जो लाल वाली ईंटें आते हैं, ठीक है, मिट्टी से जो बनते हैं, क्ले से। ठीक है, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल मैं आपको कैसे बताऊं? रोड साइड्स पे जो पाथवेज वगैरह बने रहते हैं पैदल चलने के लिए, ठीक है, उस पे आप देखेंगे कि इस तरीके का ईंटा लगा रहता है, ऐसे इसी में फंसा फंसा के फिर बनाया रहता है, दूसरा ईंटा ये ऐसे लगा रहेगा। समझ गए हो ना? बोलो 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 जल्दी से। हाँ, ये वाला कहलाता है फॉसिल मिल, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल। तो इस पे अगर आप इसको सप्लाई करते हो, और या फिर आप अर्थन और रूफिंग टाइल्स करते हो। अर्थन रूफिंग टाइल्स से टाइल्स नहीं होता है भाई, खड़ंजा, खड़ंजा समझते हो? जैसे हट वट देखे हो, जैसे इस टाइप का घर देखे हो, ये हट की तरह बना रहता है। तो आप देखोगे इसके ऊपर ना इस तरीके का, ये इस तरीके का लाल लाल रंग का रहता है, लगा रहता है इस तरीके से, एक के ऊपर एक लगा के। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अर्थन और रूफिंग टाइल्स। अगर आप इसकी सप्लाई करते हो तो आपको 40 वाली लिमिट से बाहर करना है, आपकी लिमिट 20 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, इनहेंस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टू दिस एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स नॉट एप्लीकेबल टू दिस सप्लायर। तो इन सप्लायर के लिए लिमिट कितनी हो जाएगी? आपकी लिमिट भाई साहब हो गई है 20 लाख। आपको 20 लाख से ऊपर टर्नओवर पे ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 10, e-invoicing mandatory for all registered businesses with aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 10 करोड़। जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, पहला फाइनेंशियल ईयर क्या था? 17-18। जब से जीएसटी आया तब से लेके आज तक अगर आपका कभी भी किसी भी साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था तो आपके ऊपर ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई है। राइट, ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। पता है, ई इनवॉइसिंग इनिशियली स्टार्ट हुई थी विथ 500 करोड़ ऑफ टर्नओवर। 500 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर पे ई इनवॉइसिंग थी। फिर वो रिड्यूस 500 से 200 करोड़ हुआ, फिर शायद आई डोंट रिमेंबर 200 से 50 करोड़ हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ और अब 5 भी हो गया है। तो सर आप 10 क्यों बता रहे हैं? तो आइए मैं बता देता हूं आपको। 1/8/2023 से 5 करोड़ हो गया है कि अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा था तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 5 करोड़ रुपए की लिमिट है ये एप्लीकेबल कब के लिए होगी? ये होगी मई जून 2024 एग्जाम में एप्लीकेबल। एग्जाम के लिए ये तब एप्लीकेबल है। और ये 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है अभी फिलहाल आपके नवंबर दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए। ये बात क्लियर है? सब तरीके के बच्चे बैठे हैं, ये नोट कर लीजिए। इस वाली लिमिट 10 करोड़ वाली लिमिट नवंबर दिसंबर वाले बच्चे 10 करोड़ रुपए लिखेंगे और जो मई जून वाले बच्चे हैं वो 5 करोड़ रुपए लिखेंगे, क्योंकि ये 1/8/23 को आया है। और अगस्त 2023 में अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो वो नवंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल या दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो चीज आपके एग्जाम से 6 महीने पहले आ चुकी होनी चाहिए।
ठीक है, एकदम जैसे एग्जाम जिस दिन देने गए उसी के एक दिन पहले कोई अमेंडमेंट आ गई तो वो थोड़ी ना एप्लीकेबल होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 6 महीने पहले तक जितनी अमेंडमेंट आई होती है बस वही एप्लीकेबल होती है। चलिए फिर देखिए 11th पॉइंट, डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी मेड थ्रू यूपीआई एंड आईएमपीएस। अच्छा, आप कैश लेजर में पेमेंट करते थे ना, तो अभी तक नेट बैंकिंग से ही करते थे। ठीक है, तो यूपीआई आईएमपीएस ये सब भी अब अलाउ हो गया है। 12th ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17(5). तो सेक्शन 17(5) में आपने बहुत सारी ब्लॉक्ड क्रेडिट देख रखी है कि इसकी क्रेडिट तो मिलती ही नहीं है, जिसमें से एक आपने देखा था कि आईटीसी ऑफ मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर और ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। अगर हम एम्प्लॉयज को मेंबरशिप दिलवा दें क्लब की, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर ज्वाइन करा दें, ट्रेवल बेनिफिट दे दें, तो क्या इस पे जीएसटी लगा है? हाँ, एम्प्लॉयर तो पे जीएसटी के साथ ही किया है ये सारी पेमेंट, लेकिन उसकी आईटीसी नहीं मिलती थी, वॉज नेवर अलाउड। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है, अलाउड ओनली इफ ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय। अगर वो कानून ऑब्लिगेटरी है, देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को, तो ऐसे में वो अलाउ हो जाएगा। ये अमेंडमेंट है। पहले इट वाज नेवर अलाउड, रिमेंबर, ऑब्लिगेटरी भी नहीं था कि ऑब्लिगेटरी है तो अलाउ हो जाएगा। हाँ, कुछ थे पहले भी, कहीं कहीं ऐसा भी था लॉ में कि ऑब्लिगेटरी है तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन इनके लिए नहीं था। इन 3 के लिए ब्लॉक्ड क्रेडिट में यही कहा गया था कि इट इज नेवर अलाउड, बट नाउ इफ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय, देन इट इज अलाउड। राइट, नाउ लेट्स लुक एट 13th पॉइंट, रजिस्टर्ड पर्सन डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR1 और IFF। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया अभी एक नाटक जो चल रहा है मार्केट में, वो ये चल रहा था, अब तो बंद हो गया नाटक इस अमेंडमेंट आने के बाद। ये नाटक ये था कि सप्लायर GSTR1 फाइल करता था, ठीक है, सामने वाले को, रेसिपेंट को GSTR2B में दिखाई देता था, वो धड़ाक से अपनी GSTR3B रेसिपेंट फाइल करता था, उसमें ITC क्लेम कर लेता था। और वो सप्लायर की बदतमीजी देखिए, वो क्या करता था, अपना GSTR3B फाइल नहीं करता था, क्योंकि GSTR3B फाइल करेगा तब ना जाके अपनी सेल उसकी आएगी, उसमें ITC क्लेम करेगा और फिर जो बैलेंस टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो 3B फाइल करता ही नहीं था सप्लायर। फिर अगले महीने की फिर GSTR1 फाइल कर देता था, तो रेसिपेंट को उसके क्रेडिट वगैरह मिल जाती थी। कोई हल्ला गुल्ला कर ही नहीं रहा है मार्केट में, और 3B फाइल कर ही नहीं रहा है वो अपनी। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या किया, कहा कि बस बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। अगर तुम 3B फाइल नहीं किए हो अप्रैल महीने की, तो मई महीने की तुमको GSTR1 भी फाइल करने नहीं देंगे। मतलब तुम अगर किसी भी महीने में 3B फाइल नहीं किए तो अगले महीने की GSTR1 फाइल करने देंगे ही नहीं। पहले 3B फाइल करो पुराना वाला, फिर अगला वाला GSTR1 फाइल करने देंगे। तो लोग क्या कर रहे थे, GSTR1 खटाखट फाइल करते जा रहे थे और 3B रोक दिए थे, नहीं करते थे। राइट, क्योंकि उसी पे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वो रोक देते थे। और फिर कुछ समय हो जाता था, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी पकड़े गए हैं, पता है। फिर क्या करते थे वो, साल 1.5 साल, मतलब जितना भी वो खींच पाते थे, 8 महीने 9 महीने 10 महीने खींच दिए, और उसके बाद वो कंपनी बंद कर देते थे। टैक्स दिए ही नहीं, GST दिए बिना कंपनी बंद करके खत्म काम। ठीक है, मतलब डमी कंपनी, फर्जी कंपनी इस तरीके से बना के लोग ये सब काम भी कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उसी पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, और यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B of the preceding month। करिए पहले प्रीसीडिंग मंथ का। और जो लोग QRMP स्कीम के तहत हैं, IFF के जरिए इनवॉइस अपलोड करते हैं, तो उनसे भी यही कहा जा रहा है कि ठीक है, करते रहो, 3 महीने तक तो कर लो, मजा, अपलोड कर लो। फिर उसके बाद 3 महीना जैसे ही पूरा होगा और तुम्हारा GSTR3B फाइल करने का समय आएगा, तुम 3B फाइल नहीं किए रहोगे, तो फिर तुम्हारा IFF बंद कर देंगे। मतलब 1 क्वार्टर तक तुम इनवॉइस अपलोड कर सकते हो, क्योंकि तुमको तो GSTR3B कब फाइल करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे अप्रैल का इनवॉइस अपलोड करो, कोई बात नहीं, मई का भी कर लो, कोई बात नहीं, जून का भी कर लो, कोई बात नहीं। अब जुलाई में 3B जमा करना है तुमको, तुम 3B जमा किए तो अब तुमको IFF की फैसिलिटी देंगे, और नहीं तो तुम्हारा IFF बंद कर देंगे, खेल खत्म। ना तो तुमको GSTR1 फाइल करने देंगे, ना अब IFF फाइल करने देंगे। ठीक है, तो जब तक 3B फाइल नहीं हो जाएगी तो आगे का फिर हम आपका बंद कर देंगे कार्यक्रम। तो registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish the detail of outward supplies in form GSTR1 or using IFF if he has not furnished the return in form GSTR3B for the preceding tax period। राइट, तो ये था आपका सारा अमेंडमेंट।
राइट। और अब निश्चित है कि अगर हमने थ्योरेटिकली अमेंडमेंट को समझ लिया है तो ये भी तो चेक कर ले कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, कि पता चला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते ही मेरे तो एकदम होश उड़ गए। तो चलिए चेक कराएं आपको कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत कंफर्टेबली करेंगे, एकदम मजे से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, Bali Bells Limited, hereinafter referred to as Bali Bells, a private limited company registered in Chennai, Tamil Nadu, provides the following outward supplies for the month of September. अच्छा, क्या है सप्लाई? इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 40 लाख 15 लाख, ठीक है। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है। फिर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज है 30 लाख और ये 10 लाख, ठीक है। ये कैसा है सप्लाई? ये टैक्सेबल सप्लाईज हैं और ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं। ओह माय गॉड, ये हेडिंग वाज नॉट गिवन हियर। बाली बेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड ऑफ ₹2 crores एक्सक्लूडिंग जीएसटी इन द मंथ ऑफ सितंबर। अच्छा, उसने जमीन भी बेची है, तो जो लैंड होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट कवर्ड बाय जीएसटी। क्या इसको जीएसटी के टर्नओवर में भी कंसिडर किया जाता है? नहीं, ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है। जीएसटी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। जीएसटी में हम एग्रीगेट टर्नओवर में भी क्या लेते हैं? हम टैक्सेबल सप्लाईज लेते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज लेते हैं, राइट। बट वो जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है वो नहीं लेते हैं, जो दायरे में ही नहीं है जीएसटी के। बाली बेल्स परचेज्ड 1 heavy स्टील मशीनरी इन द मंथ ऑफ सितंबर, 1 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। अच्छा, उसने एक हैवी मशीनरी खरीदी है, परचेज की है। बाली बेल्स कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ मशीनरी अलॉन्ग विद जीएसटी पेड ऑन द सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द फुल वैल्यू ऑफ मशीनरी एज वेल एज ऑन द जीएसटी अमाउंट। अच्छा, बाली बेल ने क्या किया? 1 लाख प्लस जीएसटी की मशीन खरीदी, 1,18,000 की, पूरा अमाउंट 1,18,000 कैपिटलाइज कर लिया और पूरे 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। तो एक बात बताइए, आईटीसी मिलेगी क्या 18,000 की? नहीं मिलेगी। आपको डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या आईटीसी क्लेम कर लो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, आईटीसी नहीं मिलेगी। Apart from this, Bali Bells has a tax invoice dated 25 July of the last financial year with respect to an inward supply of 50,000, including GST at the rate of 18%. The company has not availed ITC on the said invoice yet. अब एक बात बताइए, एक परचेज है पहले की, ठीक है, 50,000 रुपए की, उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है। इस साल सितंबर महीने का अब आपको रिटर्न फाइल करेंगे, तो ऑब्वियसली फाइल कब करेंगे? अक्टूबर में फाइल करेंगे। क्या आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? हाँ, आप नवंबर तक क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, राइट। अमेंडमेंट आया है ना ये नया वाला, तो क्रेडिट क्लेम हो जाएगा। फिर देखिए, बाली बेल डिस्ट्रीब्यूटेड सम फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू इट्स कस्टमर टू प्रमोट इट्स सेल्स। ओ, ये देखिए क्या है, बाली बेल डिस्ट्रीब्यूटेड सम फ्री सैंपल ऑफ गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू इट्स कस्टमर टू प्रमोट इट्स सेल। उसने कुछ फ्री सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, फ्री सैंपल्स की ना अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए परचेसेस होती है तो आईटीसी नहीं मिलती है। बाली बेल्स लिमिटेड मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग नवंबर, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। नवंबर की सप्लाई है, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे? ये सितंबर की सप्लाई की बात कर रहे थे। नवंबर का क्या सप्लाई है? बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 45,000 रुपये की सप्लाई है। आपने इस पर टीसीएस लिया 2,500 रुपये का। आपको पता है ना कि अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का आप किसी को माल बेचते हैं तो आपको टीसीएस भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पार्टी है जिसको बेचा जा रहा होगा माल, इसको साल भर में 50 लाख से ज़्यादा का बेचा गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हर परचेज पे फिर टीसीएस लेना होता है। तो जीएसटी जो लगता है वो किस पे लगता है? ये 45,000 प्लस उस पर टीसीएस लगाएगा 2,500, तो मिला के जोड़ने के बाद उस पर जीएसटी लगता है? नहीं, 45,000 पे जीएसटी लगेगा, फिर उसके बाद टीसीएस जुड़ेगा, ठीक है। इट रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 3,500 फ्रॉम भारत फाउंडेशन लिमिटेड फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड द सब्सिडी वॉज लिंक टू द यूनिट ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट द एफोर्सेड प्रोडक्ट। भाई 3,500 रुपये की सब्सिडी भी मिली है भारत फाउंडेशन लिमिटेड से, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड से सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एंड दिस सब्सिडी, एक दूसरी बात ये कह रहा है कि दिस सब्सिडी इज नॉट लिंक्ड टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी है ही नहीं।
Bali Bells has not furnished its annual return for the preceding financial year till the end of November and will furnish it in the month of December for the current financial year. अच्छा ठीक है. Assume that there is no outward supply or inward supply transaction apart from the aforesaid transaction in the month of September, October, November. इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं था. All the amount given above are exclusive of taxes unless otherwise specified. और based on the facts of the case scenario given above, most appropriate answer बताइए आप. Determine the aggregate turnover of Bali Bell for the month of September. सितंबर का aggregate turnover क्या होगा? ये चारों जोड़ दीजिए, aggregate turnover हो जाएगा. इस 2 करोड़ रुपए से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है. जोड़ लीजिए 40, 30, 70, 80, 90, 95, 95 लाख रुपया. दूसरा देखिए, Bali Bells wants to avail ITC on GST paid on heavy steel machinery purchased in September. Which of the following statement is true in this regard? वो ITC क्लेम करना चाहता है हेवी मशीनरी वाला जो सितंबर में बचे, कभी नहीं कर पाएगा. ITC on the machinery cannot be availed since depreciation has been claimed on GST paid on machinery under Income Tax Act 1961. यही सही है. ITC cannot be claimed क्योंकि depreciation claim हो गया है. Whether Bali Bells can avail ITC on the free samples of goods distributed in the month of October. Whether Bali Bells can avail ITC on the free samples of goods distributed in the month of October. बाली बेल ने ये क्या किया था, आपको दिखाया था ना मैंने कि उसने कुछ माल खरीदा था, फिर उसने फ्री सैंपल की तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं. अगर आप कोई भी माल खरीदते हैं और उसको फ्री सैंपल की तरह बांट देंगे तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. नो, ITC on free samples is blocked under section 17(5) of the CGST Act 2017. फिर फोर्थ देखिए, बाली बेल कैन क्लेम ITC ऑन इनपुट रिसीव्ड इन जुलाई ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू. जो पिछले साल का जुलाई का ITC क्लेम नहीं किए थे वो कब तक क्लेम कर सकते हैं? अमेंडमेंट आया है इसमें, मालूम है ना? कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर तक. अगले फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक क्लेम हो जाता है. पहले यही क्या होता था? सितंबर तक. तो अगर आपको ये अमेंडमेंट ना पता होती तो ऑब्वियसली आपका ये आंसर गलत हो जाता. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 मेड बाय बाली बेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर में उसकी सप्लाई क्या है? नवंबर में देखिए क्या क्वेश्चन में बता रहा था आपको. नवंबर में उसने 45,000 रुपये का माल बेचा है, टीसीएस 2500 है, ठीक है, और 3500 की सब्सिडी है. देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी जो होती है ना वो लेस होती है, तो ये सब सब्सिडी लेस नहीं होगी भारत फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड की, और ये नहीं जोड़ा जाता है. इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई कहा जाता है. जीएसटी इस पे लगता है 45,000 रुपया. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 45,000. ठीक है. नाउ आगे देखिए क्वेश्चन 2. अब ये सब स्मार्ट क्वेश्चन है थोड़े से. चिल लिमिटेड दिल्ली, अ रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हैज मेड अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च. उसने मशीनरी सप्लाई की, दिल्ली का सप्लायर है, उसने मार्च के महीने में मशीनरी सप्लाई की है. इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच सच मशीनरी सप्लाइड. लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. मशीनरी की प्राइस है 10 लाख रुपए एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. ठीक है. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू गवर्नमेंट स्कूल. 2,10,000 रुपये गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी ना लेस कर दी जाती है. ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू एन ओल्ड एज होम. सब्सिडी एक एनजीओ से मिली है फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू एन ओल्ड एज होम. ध्यान दीजिएगा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी होती है तो वो लेस होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई से, और अगर एनजीओ वगैरह बाकी किसी से भी अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो वो लेस नहीं होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई से. ठीक है. टैक्सेस लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी. म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लगाया है 2.5 लाख रुपए का. जीएसटी क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? जीएसटी के अलावा अगर कोई भी और टैक्स लग रहा होगा तो वो जोड़ दिया जाएगा, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा. ठीक है. वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स एनी अदर टैक्सेस अदर देन जीएसटी. ठीक है. तो टैक्सेस भी जोड़ना पड़ता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में. पैकिंग चार्जेस वगैरह भी जोड़ना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में. द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरीज आफ्टर कंसीडरिंग द 2 सब्सिडीज रिसीव्ड.
अरे जो लिस्ट प्राइस मशीनरी का 10 लाख दे रहा है, कह रहा है दोनों सब्सिडी को हम कंसिडर कर लिए, मतलब घटा लिया है दोनों सब्सिडी को। अरे भगवान, दोनों सब्सिडी कहाँ घटानी थी तुमको सिर्फ गवर्नमेंट वाली सब्सिडी घटानी थी। ये 10 लाख रुपए में ना ये गवर्नमेंट वाली सब्सिडी भी घटा लिया है, एनजीओ वाली सब्सिडी भी घटा लिया है, कह रहा है दोनों सब्सिडी कंसिडर कर लिए। अरे नहीं करनी थी भाई साहब आपको, ये 10 लाख रुपए में दोनों घटा दिया है, तो 2 लाख 10 हजार तो घटाना था, ठीक किया है। ये 2 लाख नहीं घटाना था, यानी ये वापस से ऐड करो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, ठीक है। टैक्सेस तो ये ऐड होंगे, और फिर क्या बोल रहा है, हाउएवर द अदर चार्जेस टैक्सेस फी आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। बाकी टैक्सेस वगैरह जो भी है, बाकी सब चीज अलग से चार्ज किया गया है, तो ये 2.5 लाख रुपया भी जोड़ना होगा, ये 1,25,000 भी जोड़ना होगा। ये बन गई आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जोड़ेंगे आप, जोड़िए जरा सा मेरे साथ साथ। 10 लाख, 2 लाख 12 लाख, 2.5 लाख 12 लाख 14,50,000 और 1,25,000 15,75,000 15,75,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। Further, the company has provided the following information pertaining to purchases made and services availed by it in respect of supply of the said machinery. इस मशीनरी की सप्लाई से रिलेटेड उसने जो भी परचेजेस की हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, वो क्या क्या है, मतलब परचेजेस के बारे में बता रहा है, लेकिन परचेजेस का अमाउंट नहीं बता रहा है। कितनी सुंदर बात कर रहा है, वो परचेजेस की जीएसटी बता रहा है सीधे, बड़ी सुंदर बात है। तो जीएसटी हमको सीधे आईटीसी पता चलेगी, इससे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चला है अभी, इससे आईटीसी पता चलेगी। तो हम बताते हैं आईटीसी हमको क्या क्या मिलेगी। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में रॉ मटेरियल आएगा, नहीं आईटीसी नहीं मिल पाएगी। आईटीसी की कंडीशन ये होती है कि आपके पास बिल आ गया हो और आपके पास माल भी आ गया हो। सिंस माल नहीं आया है तो आईटीसी नहीं मिल पाएगी। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन फैक्ट्री, मेंबरशिप ऑफ क्लब, अगर हम एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप देते हैं, जिम मेंबरशिप देते हैं, हेल्थ केयर सेंटर की सर्विसेज देते हैं, तो क्या होता है, हेल्थ सेंटर वगैरह की सर्विस, तो क्या होता है, अगर ऑब्लिगेटरी है टू बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय तो क्रेडिट मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। यहां लिखता है नॉट ऑब्लिगेटरी, क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी अमेंडमेंट से उठाया है, ठीक है। पहले तो क्रेडिट मिलती ही नहीं थी हर हाल में, अब हो गया है कि ऑब्लिगेटरी है तो मिलेगी, नॉट ऑब्लिगेटरी है तो नहीं मिलेगी। तो ये भी अमेंडमेंट वाला हिस्सा है, नॉट ऑब्लिगेटरी है इसलिए नहीं मिल रही है। इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। इनपुट 6 लॉट में आएगा, 1 लॉट आ गया है, क्रेडिट मिल जाएगी, नहीं। अगर कोई भी माल आपका इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो आखिरी इंस्टॉलमेंट आने के बाद ही आपको क्रेडिट मिलती है, तो ये भी नहीं मिल पाएगी। अरे भगवान, कुछ तो मिलेगा। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा ट्रक वाला जिससे आपने ट्रांसपोर्टेशन की है उसके बिल पे 1.5 लाख की जीएसटी लगी है। कितना महंगा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है कि 1.5 लाख की जीएसटी लग गई। सब देखते भी नहीं है बनाते समय क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग। अरे भाई साहब, बिना बिल के क्रेडिट नहीं मिलती है, माल आ गया बिल भी होना चाहिए। तो 2 बिल मिसिंग है और इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम इज 282। 2 बिल मिसिंग है और उसका जीएसटी 282 था। टोटल 3 का इन जीएसटी है 350, तो हमको कितना क्रेडिट मिल जाएगा, 3,50,000 माइनस 2,82,000, हमको क्रेडिट मिलेगा 68,000 का। तो बस हमको आईटीसी 1,50,000 और 68,000 बस इतना ही मिलेगा। रेट ऑफ सीजीएसटी है, जीएसटी आईजीएसटी ये है, अच्छा। ऑल इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव और टैक्सेस, ठीक है। ऑल कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड, अच्छा। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर इंटर स्टेट, अच्छा सारे इंटर स्टेट है, यानी सब पे आईजीएसटी की बात करनी है, आईजीएसटी लगे है, इंटर स्टेट है। नेट जीएसटी पेबल इन कैश, नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना होगा, चलो निकाल दो। वैल्यू ऑफ सप्लाई है 1575, उसका 18% जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1575 उसका 18% जीएसटी, तो ये आ गया। आईटीसी कितनी है देख लो, 1,50,000 68,000 कितना हुआ, 2,18,000, सही निकाल रहा है, 2,18,000 आईटीसी है, 65,500 पेबल इन कैश है। 1 मिनट में हो गया। एक्चुअली आप सब इतने तेज हो चुके हो ना कि ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता आपके साथ। एंड दो आई डू नॉट से दिस, बट कभी कभी मन करता है कि आपको भी बोलें भाई।
अगर आपको लगता है कि ये सचमुच आपके लिए हेल्पफुल था, ठीक है, आपको सचमुच कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स पता चली जो सचमुच आपके लिए एप्लीकेबल है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, चाहे आपने क्लास मुझसे ली, कहीं से भी ली, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, तो देखिए इतना तो बनता है कि यू शुड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं, बस शेयर बटन दबाइए, ठीक है, और लिंक को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ठीक है। और भाई मेरे एफर्ट के लिए अप्रिसिएशन कैसे बनेगा, ये तो आपने दूसरों का फायदा किया, दैट इज शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप आगे लोगों के लिए कर रहे हैं, पर मेरे लिए भी कुछ अगर करना है तो यू कैन जस्ट गिव एन कमेंट कि भाई कैसा लगा आपको ये क्लास, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ऑब्वियसली उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।